नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी आय लेने के लिए भेड़ बकरियों की करें बरसात के मौसम में उचित देखभाल। तिल की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के उपाय। आज किसान भाइयों, हमारी चर्चा का विषय है कि बारिश की सीजन में भेड़ एवं बकरियों का किस तरह से रखरखाव किया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हमारे पशुओं में फैलती हैं, तो उसका बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। आज के समय में बकरी और भेड़ पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय में निरंतर लाभ मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर इनकी देखरेख करना बेहद जरूरी है। आहार प्रबंधन, भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। भेड़ और बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो उनके आहार पर खर्च कम आता है, जिससे मुनाफा अधिक हो जाता है। साथ में एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो पशुओं के लिए बाड़ा है। बारिश में ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो भी पशुओं का बाड़ा है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, बारिश का पानी उसके अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ इस सीज़न में ये भी एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कहीं पर पानी का जलभराव नहीं हो, ताकि उससे मच्छर या मक्खियाँ उत्पन्न नहीं हो। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में भेड़ और बकरियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरी और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 फीट से 3 फीट ऊंचा हो और आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जानवर बारिश, सर्दी और गर्मी से सुरक्षित रह सकें। एक बकरी या भेड़ के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह उचित होती है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ या बकरियों को नहीं रखना चाहिए। बीमारियों से बचाव के उपाय। पशुपालक अपने भेड़ और बकरियों को बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, जिससे उनकी भेड़ बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहें और मुनाफा अधिक मिले। भेड़ एवं बकरियों में मुख्यतः 3 तरह की समस्याएं बारिश की सीज़न में आती हैं। उनमें से एक तो है जो फड़किया बीमारी जिसको कहते हैं, या आफरा भी कहते हैं बहुत सारे किसान भाई। और दूसरी बीमारी है कि पशुओं में दस्त लग जाते हैं। और तीसरी तरह की बीमारी है यदि भेड़ एवं बकरियां बारिश की सीज़न में भीग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनमें निमोनिया की समस्या आ जाती है। तो इन 3 तरह की समस्याओं को बचाव करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम फड़किया की बात करेंगे कि इस सीज़न में क्या होता है कि हर जगह बाहर जो चरागाह हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में घास तैयार हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पशु जब चरने के लिए जाता है तो ढेर सारी मात्रा में हरी घास को खा लेता है। तो इसकी वजह से उसके पेट के अंदर गैस बन जाती है, आफरा की समस्या आ जाती है। यदि किसान भाई अपने पशुओं को बाहर ले जाते हैं बारिश के सीज़न में और ज़्यादा घास उनको दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में अपने पशुओं को चराने का जो समय है उसे कम कर देना चाहिए, ताकि वो आवश्यकता के बराबर ही आहार को ग्रहण करेंगे, उससे ज़्यादा ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से पशुओं में फड़किया या आफरा की समस्या से आपके पशु सुरक्षित रहेंगे। दूसरी समस्या आती है कि इस सीज़न में पाचन से संबंधित भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए एक काम तो ये करना चाहिए कि बारिश से पहले ही पशुओं में डिवर्मिंग करवानी चाहिए। पेपराजीन नाम की जो एक दवाई आती है उसको सभी पशुओं को पिलाना चाहिए कि जो कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे और साथ ही साथ जो उनका पाचन है वो अच्छी तरह से चलेगा। तो दस्त लगने की जो समस्या है उससे भी पशुपालक अपने भेड़ एवं बकरियों को बचा सकेंगे। साथ ही साथ तीसरी बात आती है, पशु यदि बाहर कई बार भीग जाते हैं बारिश के पानी में तो ऐसी कंडीशन में उन्हें निमोनिया होने की दिक्कत होती है। ये भेड़ एवं बकरियों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है यदि उनमें ध्यान नहीं दिया गया।
यदि कभी किसान भाई देखते हैं कि उनका पशु बारिश से भीग गया है तो उसके बाद उन्हें उसकी उपचार करवाना चाहिए। निमोनिया के लिए एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के नाम की दवाई आती है, उसको सभी पशुओं में 5 ml की रेट से देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें 2 से 3 दिन तक कोशिश ये करनी चाहिए कि बाहर उन्हें खुले में चराने के लिए ना ले जाएं और उन्हें बांधकर घर पर ही खिलाएं, ताकि ये जो बीमारी है ये अन्य पशुओं में ना फैले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाई खेती के साथ दुधारू पशुओं का पालन तो करते हैं, लेकिन वो इनमें आने वाले लंगड़ा बुखार की समस्या के कारण, लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर उपचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंगड़ा बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल सहर। आज किसान भाइयों हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर यानी चुरका रोग, जिसको हम एक टंगिया भी बोलते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी का आने का कारण वही है कि जानवर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का कारण इसलिए है कि जानवर को साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, गर्मी के समय में पानी उपलब्ध नहीं रहता है, हरा चारा नहीं रहता है, तो जानवर खाने और पीने से, और इतने में ही अगर बरसात हो जाए तो जानवर पिट जाता है बरसात से, जिस कारण से उसको ये बीमारी ग्रस्त हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण आने से कैसे पता चलेगा कि बीमारी एक टंगिया या ब्लैक क्वार्टर हमारे पशु को हो गया है? तो सबसे पहले जानवर लंगड़ाना शुरू करता है। लंगड़ाते लंगड़ाते फिर वो एक जगह बैठ जाता है और फिर वो चल फिर नहीं पाता है, उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है चलने में, उसे बुखार भी आता है। बुखार आने के साथ साथ जानवर खाना पीना भी बंद कर देता है। पिछले पैरों में खास तौर पर जांघ के जोड़ में वहाँ जो मांस रहता है उसके मांस के अंदर वो बैक्टीरिया पनपता है, और वो क्योंकि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, जानवर की मसल्स के अंदर चमड़ी के भीतर बैक्टीरिया पनपता है, जिससे गैस बन जाती है। गैस बनने के कारण जानवर के पैर में सूजन आती है, हल्की बहुत, जो नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर हम जानवर लंगड़ाता है तो हम उसके ऊपर, जब सूजन के ऊपर हम दबाएंगे तो चुर चुर की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि अंदर बुलबुले एक जगह से दूसरी जगह हो रहे हैं और फूट रहे हैं। इस तरह का रोग है ये। किसान भाइयों, वैसे ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में ज्यादा पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी में का इलाज संभव है, और आप 24 घंटे के अंदर लक्षण आने के बाद हमको जब समझ आ जाए कि बीमारी हमारे जहाँ पशु को कौन सी बीमारी हो गई है, तो इस वजह से हम जल्दी से अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर ऑपरेशन के द्वारा जिस जगह उसके घाव रहते हैं वहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन का इंजेक्शन अगर लग जाए तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये जानलेवा नहीं है बीमारी, अगर समय पे इलाज मिल जाए तो गलघोटू से इसका प्रभाव कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, पशु के जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा ना लगने पाए, और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से ज्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। बस हमें उस पशु का उस अवधि के समय ध्यान रखना है, और बाकी के जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनसे उस पशु को अलग रखना है, और उसके आसपास के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अपने फार्म के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और विशेष तौर पे हमें इसका टीकाकरण जो है ब्लैक क्वार्टर के साथ साथ हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी कि गलघोटू, दोनों का टीके लगभग एक ही समय पे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चारे की उपलब्धता कम हो जाती है, इस वजह से हमें अपने पशुओं को अलग से दाना देना है। दूसरी बात, अगर उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे हमें बनाए रखना है तो हमें उसको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट ये देने पड़ेंगे। साथ साथ जो मिनरल मिक्सचर वगैरह आते हैं आपके बाज़ार में, AB2D3, और अपन चाहें तो कुछ अंकुरित उसको दाने भी दे सकते हैं, जिससे उसको विटामिन E वगैरह मिले।
तो वो मिल जाए तो जानवर के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। किसान भाइयों, टीकाकरण कराते समय ध्यान रखें कि 6 महीने से कम उम्र के पशु को लंगड़ी बुखार रोग का टीका न लगवाएं और रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए और चूने का छिड़काव करें एवं पशु का उपचार पशु चिकित्सक से प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। इसी के साथ आशा करता हूं कि छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हुए किसान भाइयों मुझसे लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसानों ने तिल की फसल लगाई है और उनकी फसल में इस बदलते मौसम में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो आप इस फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ मनोज कुमार से। किसान भाई, आपके खेतों में अभी खरीफ में जो लगा था तिल, इसमें अभी आपका फली लगना शुरू हो गया। फली में आपका पॉड बोरर लगने की संभावना है, तो आप सभी थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि पॉड बोरर उसमें फली में कीड़ा घुसेगा और उसका फली को नुकसान कर देगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि या तो ऑर्गेनिक विधि से उसको रोक लें, जैसे नीम का तेल है, 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके उसको छिड़काव करेंगे 2 बार, तो रुकने की संभावना रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए बीजों को बुआई से पूर्व इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 7.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद ही बीजों की बोनी करें। तिल के साथ मूंग की मिश्रित खेती करने से पत्ती एवं फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है एवं कुल पैदावार में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित पत्तियों एवं पौधों को एकत्रित कर खेत से बाहर ले जाकर जला देना चाहिए। फसल में यदि 10% या इससे अधिक पौधों पर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो क्यूनाल्फास 25 EC 1 लीटर या कार्बोरेल 50 WP घुलनशील चूर्ण 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे क्यूनाल्फास 25 EC का 1.25 लीटर आपको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगा, या आप जो है फ्लुवेंडामाइड जो है 1 ml पर लीटर की दर से, स्पाइनोफेड ये 1/2 ml 4 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडाक्लोप्रिड जो है आप 3 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो आपका जो है ये तिल का जो पॉड बोरर रुक जाएगा। और इसके लिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, तो कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक विधि से भी रोक सकते हैं नीम के तेल के थ्रू। अगर नीम का तेल उपलब्ध नहीं है तो ये जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं क्यूनाल्फास या मिथाइल डिमोक्रोन या आपका स्पाइनोडेस या फ्लुवेंडामाइड जो है, इन सब दवाइयों को प्रयोग करके आप बढ़िया ढंग से उसको तिल का पॉड बोरर को रोक सकते हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने खेतों में देखें कि वहाँ पर पॉड बोरर लग रहा है तो उसको तत्काल रोका जाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम बड़वा, जिला कोटा के किसान संदीप कुमार ने। आप बैंगन की फसल में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो संदीप कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे बैंगन फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंगन फसल में मुख्यतः कई प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। जैसे नंबर 1 सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी नवजात जो पत्तियां होती हैं, कोमल पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों की निचली सतह पर बैठकर उनका रस चूसती है, जिससे कुछ समय बाद में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर दूसरी कीट की बात करें तो हरा तेला
कीट का प्रकोप होता है जिसको हम जेसिड कहते हैं, ये कीट भी पत्तियों को रस चूसकर हानि पहुंचाता है। इसके अलावा हम बात करें तो बरूथी नामक कीट होता है माइट, जिसको हम माइट कहते हैं। जैसे रेड स्पाइडर माइट होती है, येलो माइट होती है, ये माइट भी पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाती है। भारतीय घरों में बैंगन का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बैंगन की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट व रोग भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे जहां फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, वहीं फसल की पैदावार भी प्रभावित होती है। यदि कीट और रोगों की समय रहते रोकथाम कर ली जाए तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो चलिए जानते हैं बैंगन की फसल में रस चूसक और फल व तना छेदक कीटों के नियंत्रण के आसान और कारगर उपायों के बारे में। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए हम अगर इनका कम प्रकोप है, प्रारंभिक अवस्था में एजाडिरेक्टिन या नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 3 से 5 ml एजाडिरेक्टिन या नीम ऑयल मिलाकर हम छिड़काव करके रस चूसक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर इनका प्रकोप ETL लेवल से ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा हानि होने की संभावना रहती है तो हमें रासायनिक नियंत्रण अपनाना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण में जैसे 0.5 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए, या इसके अलावा 0.5 ग्राम थायमिथैक्सोम 25 WG कीटनाशक को पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी किया जा सकता है। तो रासायनिक नियंत्रण अपनाकर इन कीटों को हम समय पर नियंत्रित कर सकते हैं और साथ में ही ये रस चूसक कीट विषाणु जनित बीमारियों के प्रकोप को बढ़ाते हैं और विषाणु जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए हमें रस चूसक कीटों का नियंत्रण ही करना होता है। इस प्रकार रस चूसक कीटों का समय पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करें कि बैंगन फसल में एक ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर कीट का प्रकोप होता है और ये कीट इस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाता है। कई बार पूरे के पूरे जो खेत होते हैं वो इस कीट के द्वारा प्रभावित होकर और पूरा फल होता है वो नष्ट हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये कीट पहले शाखाओं में पाया जाता है और जहाँ ये कीट पाया जाता है कुछ समय बाद में शाखाएं धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है इस कीट की, और अगर इस कीट को हम समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो जैसे ही फल बनता है उस फल में ये कीट प्रवेश कर जाता है और उन फलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर देता है और उन्हें उन फलों का हमें मार्केट में उचित भाव नहीं मिलता है। इस प्रकार ये अधिकतर से फलों को खराब कर देता है। तो इस कीट का नियंत्रण के लिए हमें नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस 50 cc 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके और इस कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि रोगों की सही पहचान करके समय रहते उपयुक्त उपायों को अपनाना। तो चलिए जानते हैं बैंगन की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान और रोकथाम के बारे में। रोगों की अगर बात करें तो रोगों में इसमें देखिए कई बार डैम्पिंग ऑफ, जब छोटी नर्सरी रहती है तो आदर गलन रोग का प्रकोप होता है और आदर गलन रोग में पौधे अधिक आर्द्रता होने से सूखने लग जाते हैं तो नवजात पौधे मर जाते हैं। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें थायरम या कैप्टान जो कवकनाशी हैं उनसे बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोगों का प्रकोप भी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग जिसको चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं, उसका भी प्रकोप होता है। चूर्णी फफूंदी रोग में पत्तियों की सतह पर चूर्ण सा दिखाई देता है और इस रोग का नियंत्रण हम घुलनशील जो गंधक होता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।